हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और जब भी फिजिकल जियोग्राफी के अगर मान लीजिए या जियोमॉर्फोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बने तो वेदरिंग और इरोजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये सभी बिल्कुल ऊपर होंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जियोमॉर्फोलॉजी एक तरफ और ये सारी चीजें एक तरफ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं अपने आप में। अगर आप सिर्फ वेदरिंग इरोजन इन दो चीजों को अगर पूरा अच्छे से समझ लेते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी की बहुत ढेर सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स का आपको अध्ययन हो जाएगा। अभी हम लोग 6 प्रक्रम पढ़े, फिर हम लोग लैंड फॉर्म पढ़े, परी हिमानी हिमानी, बहुत सारे लैंड फॉर्म हम लोग देखे, वो सब इसी से रिलेटेड है। तो ये शब्द तो दो ही हैं, वेदरिंग और इरोजन, लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें हैं, इतनी गहराई है कि ये टॉपिक अपने आप में बहुत विशाल हो जाता है। हम लोग सभी प्रक्रम को पढ़ चुके हैं, अपर्दन के प्रक्रम, हिमानी, परिहिमानी, नदी के द्वारा, सागरी तरंगों के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, और हवा के द्वारा, पवन के द्वारा। बीच बीच में हम लोगों ने अपक्षय के बारे में भी अध्ययन किया, अनाच्छादन के बारे में भी अध्ययन किया। यद्यपि कोई पर्टिकुलर चैप्टर अलग नहीं था, लेकिन उसी प्रक्रम को पढ़ने के दौरान मैंने बीच बीच में आपको चीजें बताई थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि एक छोटा सा एक अध्याय होना चाहिए जिसमें हम सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली ये चीजें होती क्या है। बहुत सारे लोग, और पहले मुझे भी कंफ्यूजन था कि क्या इरोजन और मास मूवमेंट एक ही चीज है, डेन्यूरेशन क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम आज के इस अध्याय में सीखेंगे। फेदरिंग, इरोजन, डेन्यूडेशन, मास मूवमेंट, ये हमारा आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग इन्हीं 4 टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वेदरिंग से। ठीक है, वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? अपक्षय। सबसे पहले तो आप इसकी डिफिनेशन नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आ रही होगी। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को, साथ ही साथ उससे उस चट्टान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, लेकिन आगे वाली लाइन महत्वपूर्ण है। इसमें चट्टान चूर्ण के परिवहन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बस अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। मान लीजिए चट्टान है, ठीक है, चट्टान टूट फूट गई और उसके जो टुकड़े हैं वो वहीं स्थित हैं, मतलब कि उस पे अपक्षय की क्रिया हो चुकी है। अब वो टुकड़े ढाल के साथ नीचे की ओर आएंगे, ये अपक्षय के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। तो किस प्रक्रिया में कितनी चीजें शामिल हो रही हैं आपको ये जानना जरूरी है, नहीं तो आप अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन, द्रव्यमान संचलन, इन चीजों में आप अंतर कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो अंतर को समझने के लिए अपक्षय के या वेदरिंग के मेन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। और अगर वेदरिंग के हम लोग मेन कॉन्सेप्ट को देखें तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है कि कोई चट्टान अपने ही स्थान पर टूट फूट जाए, वहीं रह जाए, वो हो गया आपका अपक्षय। ठीक, ये बस इसकी बेसिक प्रक्रिया है। यह एक स्थैतिक प्रक्रिया होती है, गतिशील प्रक्रिया ये नहीं होती है। ठीक, अब दूसरी प्रक्रिया अपर्दन, जैसा लिखा हुआ है। अब ये क्या है? अपर्दन की क्रिया में जो टूटी हुई चट्टान है, चट्टान के टुकड़े अपक्षय की क्रिया के द्वारा टूट गए, उनके परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ और उनके कटाव की जो पूरी प्रक्रिया को हम शामिल करते हैं। अब इससे आपको ये लग रहा होगा कि अपर्दन की प्रक्रिया थोड़ी विस्तृत है। अपक्षय में क्या हुआ? बिल्कुल ध्यान से समझने वाली चीज है, बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। अपक्षय में क्या हुआ? जो हमारी चट्टान थी, चट्टान पे धूप पड़ी, वर्षा हुई भी, हम आगे देखेंगे कौन कौन से कारक होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप चट्टान हमारी टूट गई और वहीं रह गई। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अपक्षय। अब वो जो मटेरियल है, वो अपक्षय की क्रिया हमारी वहीं तक होती है, उसके परिवहन को हम वेदरिंग में शामिल नहीं करते हैं। टूट गया बस।
अब वो जो मटेरियल है वो नीचे की ओर प्रवाहित होगा। और कैसे प्रवाहित होगा? यहाँ पर 6 प्रक्रम, यहाँ 6 लिखा हुआ है। अब इन 6 प्रक्रमों को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आपको पता है कौन कौन से प्रक्रम है। यहाँ स्क्रीन पे आ रहा होगा। सबसे पहले बहता हुआ जल, पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा, परिहिमानी के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा और सागरी तरंगों के द्वारा। इन प्रक्रमों के माध्यम से वो जो भी हमारा पदार्थ है वो उनका परिवहन होता है। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, परिवहन जब होगा तो जो चट्टान के टुकड़े होंगे, नदी वाले चैप्टर में मैंने बताया है कि सिंपल सी बात है, चट्टान के टुकड़े आपस में भी रगड़ खाएंगे। इसको बोलते हैं सन्नी घर्षण। आपस में जो टुकड़े रगड़ खाएंगे, छोटे होंगे, वो सन्नी घर्षण होता है। और ये जो टुकड़े हैं ये जिस सरफेस पे प्रवाहित हो रहे हैं उसको भी घिसने का काम करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं अपघर्षण। तो सन्नी घर्षण और अपघर्षण ये 2 टर्म्स और यूज होते हैं इसमें, इनको भी आपको समझना होगा। ठीक है, अब 3 इसमें शब्द आ गए हमारे। एक तो अपक्षय हो गया, एक इरोजन हो गया, एक शब्द यहाँ नहीं लिखा है उसको मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। तो कभी भी मान लीजिए पूछा जाए कि जो अपक्षय का पदार्थ है उसका परिवहन किन कारकों के माध्यम से होता है, तो आप बताएंगे कि अपक्षय से जो भी हमारा पदार्थ है, जो टुकड़े बने हैं, वो विभिन्न प्रकार के कारकों, जैसे जो हमारे 6 प्रक्रम हैं, इन्हीं के माध्यम से उनका परिवहन होता है। और यहाँ अगर आप ध्यान से इस पर गहराई से सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अपक्षय की प्रक्रिया में क्या हुआ, चट्टान अपने स्थान पर टूट गई, बस अपक्षय की क्रिया वहीं तक होती है। अब अपर्दन और परिवहन ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। ये हमारे जो पदार्थ हैं ये विभिन्न प्रकार के कारकों के माध्यम से इनका परिवहन होता रहता है। और जब इनका परिवहन होता है तो नॉर्मल सी बात है, नदी है, नदी जो भी पत्थर के टुकड़े हैं उनका परिवहन करेगी। और जब परिवहन करेगी तो टुकड़े आपस में भी रगड़ खाएंगे और टुकड़े जिस सरफेस पे परिवहन उनका हो रहा है उस सरफेस को भी घिसते रहेंगे, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, अपघर्षण और सन्नी घर्षण की प्रक्रियाएं होंगी। तो इससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि जो परिवहन है और जो हमारा अपर्दन है ये दोनों प्रक्रियाएं हमारी साथ साथ चलती रहती हैं। और अपक्षय एक अलग प्रक्रिया है, उसमें सिर्फ चट्टानों के टूटने तक की प्रक्रिया को हम शामिल करते हैं। तो इससे एक चीज ये अब क्लियर हो गई कि अपर्दन जो शब्द है ये काफी विशाल है। अपर्दन में चट्टानों के टुकड़ों का परिवहन प्लस जब परिवहन होगा तो घिसाई का भी काम करेंगे, टुकड़े रगड़ करेंगे, जो जिस सरफेस पे प्रवाहित हो रहे हैं उसको भी घिसेंगे, आपस में भी उनमें टकराहट होगी। ये पूरी प्रक्रिया, टुकड़ों की आपस में रगड़ खाना, जिस सरफेस पे चल रहे हैं उसको घर्षण करना, उससे रगड़ खाना, प्लस प्रवाहित होना मतलब उनका परिवहन, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मतलब अपक्षय के बाद की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया। अपक्षय तक तो केवल चट्टान का टूटना था, लेकिन टूटने के बाद उनका परिवहन, उनका आपस में रगड़ खाना, उनका आपस में घर्षण, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये हमारी अपर्दन के अंतर्गत शामिल हो जाती है। ये हो गया हमारा अपर्दन। ठीक, 6 प्रक्रम इसके होते हैं। 6 प्रकार के प्रक्रमों के माध्यम से जो हमारे पदार्थ हैं अपक्षय के माध्यम से बने हैं उनका परिवहन होता है और अपर्दन की प्रक्रिया भी होती है साथ में। क्योंकि अपर्दन के लिए परिवहन का होना जरूरी है। ये आपसे आ सकता है, पूछा जा सकता है क्या अपर्दन के लिए परिवहन का होना जरूरी है? जब परिवहन ही नहीं होगा तो अपर्दन होगा ही नहीं, क्योंकि जब परिवहन होगा तो फ्रिक्शन होगा, जब फ्रिक्शन होगा तो अपर्दन होगा। इंग्लिश टर्म्स भी आप ध्यान में रखिएगा, जैसे वेदरिंग, इरोजन, डेनुडेशन और मास मूवमेंट। अपक्षय जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्थैतिक प्रक्रिया होती है, चट्टान वहीं का वहीं टूट गई बस। लेकिन जो अपर्दन होता है ये एक गतिशील क्रिया है। और इसके बाद जो हमारा तीसरा टर्म है अनाच्छादन, अनाच्छादन के अंतर्गत हम दोनों प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं। ये एक प्रकार की शब्दावली केवल है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। अब अपक्षय होगा तो अपर्दन भी होगा।
तो इन दोनों को एक साथ अगर हमें बताना है तो उसके लिए एक नया टर्म है, यह है अनाच्छादन। जैसे अगर मान लीजिए कहीं अपच्छय लिखा हुआ है तब तो उसका मतलब सिर्फ उतनी ही प्रक्रिया से है, चट्टान अपने स्थान पर टूट गई। कहीं अपर्दन लिखा हुआ है तो उसका मतलब टूटने के बाद की प्रक्रिया से है। लेकिन अगर कहीं अनाच्छादन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम अपच्छय को भी शामिल कर रहे हैं, हम अपर्दन को भी शामिल कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि हमें अगर कहीं बताना है तो हमें अपच्छय और अपर्दन दो अलग अलग शब्दों का यूज न करके हम सीधे अनाच्छादन शब्द का अगर प्रयोग करेंगे तो हमारा दोनों काम हो जाएगा। तो दोनों अनाच्छादन स्थैतिक और गतिशील दोनों क्रियाओं का योग है। बस अनाच्छादन में अपच्छय तथा अपर्दन दोनों क्रियाओं को हम समावेशित करते हैं। बस इतना ही आपको इसमें समझना है। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेन्यूडेशन। अब बात आती है मास मूवमेंट की। फ्रेंड्स, मास मूवमेंट जैसे हमारे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल किया गया था। तो मास मूवमेंट को जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, मुझसे भी पहले ये मिस्टेक हो जाती थी, मैं मास मूवमेंट और इरोजन में फर्क ही नहीं कर पा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इरोजन की प्रक्रिया में भी एक प्रकार का मूवमेंट हो रहा है द्रव्यमान का, जो मटेरियल है उसका, और मास मूवमेंट में भी यही चीज होती है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम दोनों में अंतर नहीं कर पाते कि बेसिकली मास मूवमेंट में और जो हमारा ये अपना वेदरिंग सॉरी इरोजन इरोजन की प्रक्रिया, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। उसमें भी चट्टानों के टुकड़े नीचे की ओर आ रहे हैं, इसमें भी चट्टान के टुकड़े नीचे की ओर आ रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में जब मैंने बुक्स को और अलग अलग जगह से जो भी मुझे मैटर मिला, मैंने जब इस पे थोड़ा अध्ययन किया तो बिल्कुल साफ ये पता चला, और आपकी स्क्रीन पे वो जो चीज मैंने पढ़ी है वो मैं आप बता रहा हूँ। अपशिष्ट मलबा के सामूहिक संचलन में मात्र गुरुत्व बल का ही हाथ होता है। किसी परिवहन के कारक जैसे हवा, बहता जल या आपका हिमानी, इन सभी चीजों की कोई भूमिका नहीं होती है। बहुत सारी बुक्स में मैंने अध्ययन किया, नेट पर भी सर्च किया, तो ये चीज साफ क्लियर समझ में आ रही थी कि मास मूवमेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, मान लीजिए भूस्खलन हुआ और जो पदार्थ है ऊपर से वो नीचे की ओर लुढ़कते हुए चला आया। आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते होंगे घूमने तो अक्सर भूमि स्खलन की घटनाएं घटित होती रहती हैं, एवलांचेस आते रहते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, टूरिस्ट लोग फंस जाते हैं उसमें। उसमें अब वहां ऐसा तो है नहीं कि हमारे छह में से कोई प्रक्रम पवन उतना काम वहां करेगी नहीं, हिमानी वहां काम करेगी नहीं, परी हिमानी वहां काम नहीं करेगी, पवन के काम करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, सागरी तरंग की तो कोई बात ही नहीं है। तो जब जो हमारा मास है, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब चट्टानों के टुकड़े, जब ये चट्टानों के टुकड़े अलग अलग प्रक्रमों के माध्यम से उनका परिवहन हो, या सिंपली कह सकते हैं मास का मूवमेंट या जो हमारे चट्टान है उसका मूवमेंट अलग अगर प्रक्रमों के माध्यम से हो, तब तो वो होता है हमारा अपर्दन। ठीक है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं 6 प्रक्रम होते हैं, यही 6 प्रक्रम। नदी अपना काम कर रही है, प्रवाहित हो रही है तो अपना मेटेरियल लेके चली जा रही है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन का काम होता है, ये सब लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर यही जो चट्टान इत्यादि है उसको नीचे लाने का काम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स करे, गुरुत्व बल, और कोई अपनी भूमिका ना निभाए, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो हो जाएगा आपका मास मूवमेंट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए ऊपर से कोई नदी है, वो चट्टान के टुकड़े को आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो देखेंगे, यहाँ मैदानी क्षेत्रों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड में अगर आप गंगोत्री या उधर बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ नदी की स्पीड काफी तेज होती है, उन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा कि नदी अपने साथ पत्थर इत्यादि लेके आ रही है। तो वो प्रक्रिया जब आप देखेंगे तो वो क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, ये फ्रेंड्स बहुत ही समझने वाली चीज है, और उन क्षेत्रों में जाएंगे तो आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे। ये क्या चीज है, ये क्या है, आप बताएंगे कि ये है, क्या ये मास मूवमेंट है? आप कहेंगे नहीं, ये इरोजन है।
और प्रक्रम कौन सा काम कर रहा है, रनिंग वाटर। ठीक, वहीं दूसरी जगह मान लीजिए आप जा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र में, ऊपर से पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा गिरा और आपका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये क्या चीज है, ये मास मूवमेंट है, क्योंकि वहां पे कोई प्रक्रम काम नहीं कर रहा है, ना तो नदी उस पत्थर के टुकड़े को गिरा रही है और ना ही आपका कोई अन्य कारक वहां काम कर रहा है। वहां सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्व बल है, वो अपनी भूमिका निभा रहा है। तो इसीलिए ये होता है हमारा मास मूवमेंट, जहाँ गुरुत्व बल के कारण मूवमेंट होता है। और बाकी वेदरिंग और इरोजन, इरोजन वेदरिंग तो अलग चीज होती है। इरोजन में अपना 6 प्रक्रम काम करते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल अब मैं इस चैप्टर को यही एंड करता हूँ इसका। और मेरा मुख्य उद्देश्य आज के इस अध्याय में यही था कि मैं कम से कम वेदरिंग, इरोजन, डेन्यूडेशन और मास मूवमेंट, इसका मेन कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं, जो कि हो चुका है। अगर पूरा हम समराइज कर लें लास्ट एक बार, तो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया है, जिसमें चट्टान टूट फूट कर अपने स्थान पर रह जाती है, आगे नहीं जाती। ठीक है, अपर्दन में जो चट्टान टूटी फूटी है, अब वही मटेरियल विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से उनका परिवहन होगा, और जब परिवहन होगा तो वो आपस में भी उनमें फ्रिक्शन होगा, और वो जिस सरफेस पे उनका फ्लो हो रहा है वहां पर भी फ्रिक्शन होगा, और अपर्दन की प्रक्रिया होगी। ये पूरी प्रक्रिया मतलब अपर्दन में परिवहन भी शामिल हो जाता है। तो अपर्दन एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। अनाच्छादन, इन दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब वेदरिंग प्लस इरोजन इज इक्वल टू डेन्यूडेशन। मतलब जब हम दोनों प्रक्रियाओं को हमें एक साथ बताना है तो उसके लिए हम अनाच्छादन शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार की शब्दावली है, एक प्रकार का टर्म है, क्योंकि दोनों प्रक्रिया ऑलमोस्ट एक साथ ही होती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। क्योंकि अगर अपक्षय नहीं होगा तो इरोजन होगा ही नहीं, क्योंकि इरोजन के लिए सामग्री कहीं ना कहीं अपक्षय से ही हमें मिलती है। और लास्ट जो भी हम लोगों ने पढ़ा, द्रव्यमान संचलन, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में क्या होता है, मास मूवमेंट में जो भी हमारा रॉकी मटेरियल है, जो भी चट्टानी टुकड़े हैं, पत्थर हैं, वो गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर आते हैं। तो ये हमारे चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब आगे पार्ट 2 में, मैं इसको बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 17 to 18 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो इसको आप इतना समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे वेदरिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, इरोजन के कुछ टाइप्स हैं, और कुछ इसमें स्पेशल टर्म्स यूज होते हैं कभी कभी, जैसे डिफरेंशियल इरोजन क्या होता है, एक्सफोलिएशन क्या होता है। तो बहुत सारे टर्म्स इसमें यूज होते हैं। तो टाइप्स, टर्म्स, मेन चीज तो आज आपने समझ ली है, इतना बहुत पर्याप्त है आपके लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए। लेकिन कुछ जो टर्म्स इत्यादि हैं, वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और पार्ट 2 में फिर आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा, वेदरिंग का, इरोजन का, सब कुछ। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। अगर आपको अध्याय अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। और इस पे दोस्तों अगर मैं एक चीज़ और बता दूं, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस पे क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान संचलन पे तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और द्रव्यमान संचलन पर तो अलग लेक्चर एक बनेगा, तो वहां हम डिटेल में द्रव्यमान संचलन पे बात करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। बाकी अपक्षय से क्वेश्चन कैसे आते हैं, अपक्षय से नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं कि अपक्षय क्या है, अपक्षय के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। अपर्दन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, अपर्दन से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि अपर्दन के बारे में बताइए। और अब विभिन्न प्रकार के कारकों से लैंडफॉर्म के क्वेश्चन बहुत आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंडफॉर्म्स। तो वो तो हमें अब आगे पढ़ना ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 93 लैंडफॉर्म्स का हम लोगों ने अध्ययन किया, 93 लैंडफॉर्म्स। और वो लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। वो आपके यूजीसी किसी भी एग्जाम के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोनों। इसके अलावा अलग अलग प्रक्रमों से पढ़ने वाले लैंडफॉर्म्स को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, वहाँ हम लोगों ने बहुत अच्छे से नदी,
हिमानी, परिहिमानी, पवन सभी प्रक्रमों को कवर किया है। तो नॉर्मल क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बुक्स में इसका हिंदी में भी अच्छा मैटर मिल जाता है। तो कल हम लोग जब पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो ही जाएंगी कि कैसे इसमें को मतलब कैसे आपको लिखना है। और बस फिर आगे मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू फ्रेंड्स।